हदें जब शहर से निकली तो गांव गांव चलीं, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चलीं। जब सफ़र धूप में हुआ तो कुछ तजुर्बा हुआ, जब सफ़र धूप में हुआ तो कुछ तजुर्बा हुआ। वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। मेरे दोस्त, इस ज़िंदगी में जिसने संघर्ष नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। आप जिस समय जिस भी स्थिति में हो उस स्थिति में संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही असली ज़िंदगी है। बिना संघर्ष के ज़िंदगी रांगा है, रांगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने संघर्ष की तरफ और पाते हैं अपनी मंजिल को, एक कदम और बढ़ाते हैं उसको पाने के लिए। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था राज्यसभा, फिर उसके बाद पढ़ा था लोकसभा, फिर राष्ट्रपति पढ़े हम लोगों ने, फिर उपराष्ट्रपति पढ़े और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर पढ़े। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं और ये कैसे काम करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक मोटी मोटी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मोटा मोटा। भारत का प्रशासन यानी कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा किस पे टिका हुआ है? मैंने आपको बताया, जिसने सारे वीडियो देखे उनको पता होगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे। ओके, तो विधायिका को मैंने दो जगह पढ़ाया था। एक तो हो गया आपका केंद्र में, ठीक, और एक हो गया राज्य में। तो केंद्र में विधायिका में क्या आता है? संसद। और संसद के दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद प्लस राष्ट्रपति। तो संसद तीन चीज़ों से मिलके बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें पढ़ लिया है। उपराष्ट्रपति भी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में भी सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। तो आज वही पढ़ रहे हैं, मंत्रिपरिषद, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। जब ये सेट खत्म हो जाएगा तब न्यायपालिका पे हम लोग चलेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो सभी को पता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। भारत की कार्यपालिका का प्रमुख है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ओके, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ओके, राष्ट्रपति किस में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? तो कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। ओके, ठीक है। अब अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब मंत्रिपरिषद के द्वारा करेगा। अब वही मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में वर्णित है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक, जिसका प्रमुख क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ओके, तो राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, और अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होंगे। और अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 75 में पीएम से संबंधित दिया गया है। पीएम प्लस मंत्रियों से संबंधित उनकी अर्हता क्या होगी, उनकी योग्यता क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, ये। तो अनुच्छेद 75 मुख्यतः जाना जाता है पीएम के बारे में। कहा जाएगा अगर जो प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन आता है। ओके, इतना समझ गए आप? तो ये 3 अनुच्छेद आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल रट लेना है। ओके, तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करेगा, मंत्री परिषद के और प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि मंत्री बनने की योग्यताएं क्या है। मंत्री बनने की योग्यता, तो मंत्री बनने की पहली योग्यता यही है कि जो भी मंत्री बनना चाहेगा उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक। तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो उसे ही मंत्री बनाया जा सकता है। अगर जो, ठीक है, एक ये इस सिचुएशन आ गई, अगर जो वो लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या उसको मंत्री बनाया जा सकता है? तो हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाया तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, तो लिखो दूसरा पॉइंट क्या है? बिना संसद का सदस्य हुए भी कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। अगर वो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन पा रहा है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बिना संसद का सदस्य हुए कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा, तभी वो रह सकता है आगे मंत्री, वरना उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं मंत्री का कार्यकाल कितना होता है। मंत्री आप बना दिए गए, ठीक है, तो मंत्री बन गए आप, तो मंत्रियों का कार्यकाल क्या होता है? तो मंत्री का कार्यकाल क्या है? कार्यकाल है 5 वर्ष, ठीक है। वैसे तो 5 वर्ष है अगर सब कुछ ठीक रहा। शुरुआत से आप प्रधानमंत्री की बहुत अहम सहयोगी हो, अगर जो उस पार्टी के, जो पार्टी सरकार में चल रही है, तो आप शुरुआत से लेके और लास्ट तक 5 साल तक आप मंत्री बने रह सकते हो। लेकिन अगर जो प्रधानमंत्री जी आपसे रूठ गए तो आपके प्रति आपकी शिकायत
राष्ट्रपति से कहेंगे और राष्ट्रपति आपसे इस्तीफा मांग लेगा। ओके, तो ये समझे। तो कुल मिला के 5 वर्ष या इसको ऐसे, इसको 5 वर्ष बाद में लिखेंगे, 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। शपथ कहाँ लेते हैं मंत्री लोग? शपथ किसके सामने लेंगे? तो शपथ लेंगे राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक, तो शपथ कितनी लेते हैं? तो शपथ लेते हैं ये 2 शपथ लेते हैं। एक पद की शपथ लेते हैं, दोनों दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक, ये 2 अलग अलग शपथ लेते हैं। ठीक है, तो जो मंत्री बनता है उनको 2 अलग अलग शपथ वो लेनी पड़ती है। एक पद की शपथ लेंगे और दूसरी गोपनीयता। पद और गोपनीयता की शपथ मंत्रियों को दिलाई जाती है। जब मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले लिया, अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर जो इनको त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो कार्यकाल कितना होता है मंत्रियों का? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। शपथ किसके सामने लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? तो त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को देंगे। ओके, चलो आगे आते हैं। अब देखते हैं ये मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद ठीक, तो मंत्रिपरिषद पहला क्वेश्चन बनता है, मंत्रिपरिषद है क्या? तो मंत्रिपरिषद में होता क्या है? मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री मिलके मंत्रिपरिषद बनाते हैं। सभी प्रकार के मंत्री मिलके मंत्रिपरिषद बनाते हैं। ओके, सभी प्रकार के मंत्री मिलके मंत्रिपरिषद बनाते हैं। ठीक, अब मंत्री होते कितने प्रकार के हैं? तो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, तो पहले मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, वो बताने से पहले मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है ये क्वेश्चन बताते हैं। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद भैया 2 प्रकार से उत्तरदायी होता है। नंबर 1, अगर जो सामूहिक रूप से पूछा जाए, सामूहिक रूप से, और दूसरा है व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति। ठीक, और कहीं कहीं संसद नहीं आएगा तो राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आया है भैया, कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, तो ये दोनों चीजें क्लियर है। सामूहिक रूप से, ठीक है, क्योंकि एक समूह के रूप में कार्य करते हैं ये लोग। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्यों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। जनता डायरेक्ट अपने सदस्यों को चुन के लोकसभा में भेजती है, इसलिए लोकतांत्रिक देश में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके, और व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगा या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। कौन? मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी सारे के सारे मंत्री। चलो अब देखते हैं हम लोग मंत्री होते कितने प्रकार के हैं। चलो देखते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट गया,
ले लिया। चलो इसको डिलीट करते हैं, फिर पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं मंत्री। इम्पोर्टेंट है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया मंत्री कितने प्रकार के होते हैं बताओ, कोई लोग बताया, कमेंट में लिखो जब तक मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। ओके, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। चलो देखते हैं भैया 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मंत्री। जिसको पता है तब तक कमेंट में लिख के बताएं कितने प्रकार के होते हैं मंत्री। चलो देखते हैं भैया, मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मंत्री। चलो देखते हैं। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ओके, तो पहले स्टेप में होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। तो चलो देखते हैं कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों का क्या कार्य है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। तो लिखो कैबिनेट मंत्री क्या कार्य होते हैं। सरकार की जो नीति बनती है वो कैबिनेट मंत्री ही बनाते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। ओके, तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? सरकार की नीतियां बनाते हैं। ठीक, सरकार की नीतियां बनाते हैं। नंबर 2, शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली मतलब पावर होता है। राज्य मंत्री और उप मंत्री से अधिक पावरफुल होते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री, पावरफुल। चलो देखते हैं, POWER, पावरफुल होते हैं। ठीक है, सरकार की जितनी भी नीतियां बनती हैं वो कैबिनेट मंत्री लोग मिलकर बनाते हैं। ठीक, और पावरफुल होते हैं। ठीक है, चलो तो कैबिनेट मंत्री में आप समझ गए, कैबिनेट मंत्री में क्या है? सरकार की नीतियां यही लोग बनाते हैं, पावरफुल होते हैं। ओके, अब राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, जो कुछ राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, उनका दर्जा लगभग कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, उनका दर्जा लगभग कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ओके, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री के सहायता करते हैं उनकी पावर कैबिनेट मंत्री से कम होती है। और उप मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। ठीक है, इनका क्या काम है? इनका काम है प्रशासन देखना, और दूसरा काम क्या है? कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्रियों की सहायता करना। ओके, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, आप
तीन प्रकार के मंत्री समझ गए। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री सरकार के कुछ सेलेक्टेड मंत्री होते हैं जिनको लेके प्रधानमंत्री अपनी नीतियां बनाता है। ठीक है, जो सरकार बहुमत में है वो सरकार कुछ सारे मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों को लेके जो उनके विश्वास पात्र हैं उनको बैठाल के सरकार की नीतियां बनाते हैं, उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। और ये बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं राज्य मंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। और इस कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है किसी भी विभाग का, तो वो लगभग कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा रखते हैं। और उप मंत्री कौन क्या होते हैं, क्या करते हैं? प्रशासन देखते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल, उससे कम पावरफुल और उस सबसे कम पावरफुल होते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को जैसे कि विभाग दिए जाते हैं, जैसे आपका क्या हो गया बताइए? जैसे आपका रक्षा मंत्रालय, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री होगा तो कैबिनेट मंत्री अपने विभाग, जो उनको विभाग मिलता है उसका प्रमुख होता है, उसका सर्वे सर्वा होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय, ठीक, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक, सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऐसे करके बहुत से मंत्रालय हैं। ठीक है, तो जिनको ये अहम मंत्रालय मिलते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और इन दोनों की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। इतना क्लियर कट समझ में आ गया होता है, तुम आ गया होगा। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ओके, चलो अब देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। मोस्ट है क्योंकि ये समझ में नहीं आता है लोगों को, मंत्री और मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, ठीक। चलो अब देखते हैं भैया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि क्या मामला है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक नोट पॉइंट लिखो, चलो उसको नोट पॉइंट को बाद में लिख देते हैं। अंतर यहाँ पे देख लेते हो, सबसे पहले देख लेते हैं। तो इधर हम लोग लिखेंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में देखिए क्या क्या होता है। मंत्रिपरिषद में सबसे केंद्र में होते हैं पीएम, ठीक, और पीएम के बाद होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट होता है आपका, और कैबिनेट के बाहर क्या होता है आपका राज्य मंत्री, और सबसे बाहर और सबसे ज़्यादा क्या होते हैं उप मंत्री। ओके, तो पीएम, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सारे के सारे मंत्री मिलके, सभी मंत्री, ये सारे लोग मिलके, ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद बनाते हैं। ओके, ये सारे के सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? मंत्रिपरिषद का। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? सभी मंत्री शामिल होते हैं, सभी मंत्री शामिल। ओके, तो मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। अब चलो देखते हैं मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो देखो तो चलो अब देखते हैं हम लोग मंत्रिमंडल कैसे बनता है। तो मंत्रिमंडल पीएम यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ओके,
प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के मिलने से, यानी कि प्रधानमंत्री शामिल होगा और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, बस कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के मिल जाने से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कैबिनेट मंत्री होते कौन हैं? तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जब सरकार आम चुनाव करने के बाद अपनी सरकार बनाती है, जो पार्टी जीतती है, बहुमत में होती है, वो राष्ट्रपति के पास पहुंचती है और राष्ट्रपति से कहती है कि हम लोग बहुमत में हैं, आप हमारी सरकार बनवाइए। तो राष्ट्रपति कहता है, न्योता देता है उनको और प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाता है। शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रियों की लिस्ट मांगता है कि आप कौन कौन से मंत्री रखोगे मंत्रिपरिषद में। तो प्रधानमंत्री एक लिस्ट देता है और उस लिस्ट में पीएम उस लिस्ट को देते हैं और उस लिस्ट के तहत राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। ओके, और मंत्री दो प्रकार की शपथ लेते हैं, एक पद की और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब मान लो 82 मंत्रियों ने शपथ ली। ठीक है, अब 82 मंत्रियों में शपथ लेने के बाद कम से कम 20 या 22 मंत्री पीएम इनमें से छांटता है जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज और विश्वास पात्र होते हैं। यही 20-22 जो मंत्री होते हैं, ठीक है, इनको क्या दे दिया जाता है? इनको दिया जाता है, इनके मंत्रालय दे दिए जाते हैं, इनको मंत्रालय सौंपा जाता है। जो ये 20-22 मंत्री प्रमुख होते हैं विश्वास पात्र पीएम के, और इनको जब मंत्रालय दिया जाता है तो ये मंत्रालयों के प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, सूचना और प्रसारण मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, बहुत से मंत्रालय हैं। ठीक है, ऊर्जा मंत्री हो गए, जल मानव संपदा मंत्री हो गए। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय हो गया और महिला विकास मंत्रालय हो गया, बहुत से मंत्रालय हैं। ठीक है, तो इनको मंत्रालय दिया जाता है और ये मंत्रालय के प्रमुख बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उसके सर्वे सर्वा होते हैं। तो यही 20-22 जो मंत्री होते हैं जो विश्वास पात्र होते हैं, जिनको मंत्रालय दे दिया जाता है, वही ये कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सबसे खास होते हैं, यानी पीएम के सबसे विश्वास पात्र, पीएम के विश्वास पात्र मंत्री क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। ओके, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। चलो आगे देखते हैं, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। अगर जो किसी भी चीज़ पे निर्णय लेना होता है तो सारे के सारे मंत्रिपरिषद के सारे लोग नहीं बुलाए जाते हैं किसी भी चीज़ पे निर्णय लेने के लिए, किसी भी प्रस्ताव पे निर्णय लेने के लिए। प्रधानमंत्री केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाता है और उस चीज़ पे डिस्कस करके निर्णय ले लेता है। ठीक है, तो ये क्या है? अहम निर्णय लेते हैं, अहम निर्णय लेते हैं। अब इनके निर्णय क्या होते हैं? पूरी मंत्रिपरिषद को मानना पड़ता है। ठीक है, अगर जो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, ठीक, मंत्रिमंडल में पीएम और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यानी मंत्रिमंडल के निर्णय को अगर जो मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री नहीं मानता है तो उस मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, प्रत्येक मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय में प्रत्येक मंत्री की सहमति अनिवार्य है। अगर जो कोई भी मंत्री नहीं सहमत है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशन आई है। तो एक बार जो है BR अम्बेडकर भी अपने मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं थे, अपना पद त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ओके, तो ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमति जताने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अहम निर्णय लेते हैं मंत्रिमंडल के लोग और निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद को मानना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट है जो अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अगर जो पूरी मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, किसी भी मंत्री के खिलाफ, ठीक है, किसी भी मंत्री के खिलाफ, ठीक, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया किसी भी मंत्री के खिलाफ,
तो क्या होगा, तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ठीक, अगर जो किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित हो गया तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी पूरी मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में काम करती है, यानी एक जंजीर के रूप में काम करती है। अगर जो एक भी कड़ी टूटी तो जंजीर टूट जाएगी, यानी पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी एक भी बच्चा छूटा तो पोलियो चक्र टूटा। ओके, इसीलिए 2 बूंद जिंदगी के पीते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो यानी एक भी मंत्री, सारे मंत्री आपके पक्ष में होने चाहिए, कोई भी मंत्री जो है आपका विरोध ना करे, और किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में नहीं पारित हो। अगर पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, ठीक, ये संख्या में बड़ा होता है लेकिन इसके पास थोड़ा पावर कम होता है। जो नीति निर्धारण है ये क्या करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं। मंत्रिमंडल वाले क्या करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं। जो नीति ये बनाएंगे वो नीति यहाँ पे प्रेषित कर दी जाएगी मंत्री परिषद में, और इनसे बताया जाएगा कि हमारी सरकार इस मोटिव पे काम करेगी, इसके मेन पॉइंट्स ये हैं, इसी पे आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेन निर्णय मंत्रिमंडल के होते हैं और पूरी मंत्रिपरिषद उससे सहमत होती है और उसी प्रकार से पूरी सरकार को आगे बढ़ाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अब कोई भी मंत्री जो है कैबिनेट का मंत्री कब तक रह सकता है, जब तक पीएम चाहेगा तब तक रहेगा। अब किसी मंत्री से मतलब उसका विरोध चल रहा है या कोई नहीं समझ में आ रहा कि ये ठीक काम नहीं कर रहे, तो पीएम किसी भी कैबिनेट मंत्री को बाहर कर सकता है और मंत्रिपरिषद से दूसरे मंत्री को कैबिनेट मंत्री का हिस्सा बना सकता है। ऐसा आपने देखा होगा, अभी योगी मोदी सरकार चल रही, तो मोदी सरकार में जो पहले चल रही थी उसमें निर्मला सीतारमण जी रक्षा मंत्री थी, लेकिन अब कौन है, अब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि मंत्री कौन बन सकता है, मंत्री बन सकता है यानी राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, तो राज्यसभा और लोकसभा यानी किसी भी सदन का सदस्य मंत्री बन सकता है। उसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप लोकसभा के ही सदस्य हो तभी आप मंत्रिपरिषद के हिस्सा हो पाओगे, तभी आप मंत्री बन पाओगे। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के इन दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो तो आप मंत्री बनाए जा सकते हो। अब जैसे आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में सांसद थे और उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो और मंत्री भी बन सकते हो। ठीक है, चलो इतना आपने पढ़ लिया होगा, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसके बाद 2 पॉइंट और आपको बताते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको डिलीट करते हैं। अब सबसे एक महत्वपूर्ण है कि कितने मंत्री चुने जा सकते हैं, कितने लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, कितने लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं।
अब सांसद तो बहुत हैं, लोग राज्यसभा में कितने हैं, 245 है, और लोकसभा में कितने हैं, 545 है। तो इतने इतने तो ये संसद के सदस्य हैं। तो संसद का कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है। तो क्या ये कम से कम 5 2 7, ठीक है, 790 लगभग कितना हो रहा है, 790 हो रहा है। 4 दूना 80, 5 2 7 80 और 5 4 10, हाँ 790। क्या 790 में से 790 मंत्री बन सकते हैं? नहीं। तो इसका एक कोटा होता है। कब इसको निर्धारित किया गया? इससे पहले नहीं था, कितने भी लोग बन सकते थे, लेकिन 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में किया गया, और इसके तहत एक पर्टिकुलर एक संख्या निर्धारित कर दी गई। क्या निर्धारित की गई? लोकसभा सदस्य के कुल लोकसभा सदस्यों के, कुल लगा दो यहाँ पे, कुल लोकसभा सदस्यों का 15%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बड़े एग्जामों में। ठीक है, तो संविधान, तो कितने लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं? इतने सांसदों में से कितने मंत्री बन सकते हैं? तो 91वां संविधान संशोधन बताता है, जो कि 2003 में हुआ, कि कुल लोकसभा सदस्य का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ओके, तो कुल लोकसभा सदस्य के 15% लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वर्तमान में इनकी संख्या निकल के आ रही 82। ठीक है, तो वर्तमान में अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में कितने मंत्री बन सकते हैं? तो वर्तमान समय में 82 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। ओके, इतना क्लियर कट हो गया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन, ये तो सभी को पता है कितने में हुआ था, सन 1978 में हुआ था। ठीक, जब इंदिरा गांधी हार गई थी तब ये वाला हुआ था। जब राष्ट्रीय आपात लगा था 1975 में, उसके बाद ये जनता दल की सरकार आती है, उसमें मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री, तब होता है 44वां संविधान संशोधन। और उसमें क्या किया जाता है? 44वें संविधान संशोधन में जो है मंत्रिमंडल शब्द जो जोड़ा जाता है, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो मंत्रिमंडल शब्द क्या है? मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया, और मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, और अब इस समय ये किस अनुच्छेद में आता है? तो 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपात का 352 के 3 नंबर अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द को रखा गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन सन 1978, मंत्रिमंडल शब्द मूल 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, किस अनुच्छेद में रखा गया है मंत्रिमंडल शब्द वर्णित है इस समय? तो 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द इस समय वर्णित है संविधान में। ओके, और मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं है। तो आशा करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में मुख्य अंतर आप समझ गए होंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल में सारे के सारे मंत्री आते हैं, और मंत्रिपरिषद में सारे के सारे मंत्री आते हैं, और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और उसके कुछ खास लोग आते हैं। और एक पॉइंट और बनता है, एक आता है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट जो है, ये किसने दिया? ये मीडिया ने नाम दिया। मीडिया ने
नाम दिया। तो ये किचन कैबिनेट होता क्या है? किचन कैबिनेट मतलब मान लो हम पीएम हैं, तो हमारे जो बहुत ही खास मित्र हैं, ठीक है, बहुत ही खास मित्र जो कि मंत्री हैं, उनको हमने अपने घर पे खाने के टाइम पे बुलाया और खाना खाते खाते किसी अहम मुद्दे पर बातचीत की उनसे, कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो 4-5 लोग मिल के हमारे साथ में खाना खाते खाते हमारे घर पे किसी मुद्दे पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसी को जो है उसी 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 बात को, उसी निर्णय को फिर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसी बात को मंत्रिमंडल में रखते हैं और उसके बाद मंत्रिपरिषद को बताते हैं कि भैया अब इस दिशा में काम करना है, ठीक है। तो 4-5 लोग हमारे बहुत ही क्लोज जो हमारे साथ खाना पीना उठना बैठना करते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनको बुला के चाय पे या खाने के टाइम पे किसी मुद्दे पे डिस्कस करना और फिर उस निर्णय को आगे देश पे लागू करवा देना, उसी को बोलते हैं किचन कैबिनेट। हालांकि इसका वर्णन संविधान में कहीं भी नहीं है अभी तक, इसको केवल मीडिया ने नाम दिया है कि किचन कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया, यानी प्रधानमंत्री जी चाय पीते पीते ये निर्णय लिए हैं अपने 2-3 सहयोगियों के साथ। जैसे इस समय प्रधानमंत्री और अमित शाह बहुत ही क्लोज हैं, तो मान लो प्रधानमंत्री ने अमित शाह को फ़ोन किया, ये शाह अमित भाई, अरे मोटा भाई आ जाओ, यहाँ पे एक अहम निर्णय लेना है। अब मोटा भाई चले आए, ठीक है, और बैठे गए, हाँ भाई कहीं ना ऐसा होना चाहिए, ठीक, पाकिस्तान बहुत उछल रहा है, चलो वहाँ पे अब गोलाबारी करते हैं, बहुत नौटंकी हो गई इतने दिन से। तो मोटा भाई ने कहा चलो ठीक है। अब मोटा भाई वहाँ खाना वाना खाया, चाय वाय पी, अब दूसरे दिन अपने मंत्रालय पहुँचे, वहाँ फ़ोन लगाया रक्षा मंत्री को, राजनाथ सिंह को, कहा ऐसा है सारी तोपें घुमा दो पाकिस्तान की तरफ, आज उड़वा ही देंगे, बहुत नौटंकी हो गई। तो ये चीज़ हो गई। 2-3 लोग मिल के बैठ के खाना खाते समय जो निर्णय लेते हैं उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट, जो कि इसका नाम मीडिया ने दिया है। तो आशा करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि चलना और मुस्कुराना यही ज़िंदगी के 2 नियम है। और जिंदा इंसान ये 2 ही कामों पे टिका हुआ है। जिंदा इंसान चलता रहता है और मुस्कुराता रहता है, ठीक है। अगर जो आप नहीं चल रहे हो और मुस्कुरा नहीं रहे हो तो आप इंसान हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंसान होने के लिए आपको चलना पड़ेगा और मुस्कुराना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ेगा। दिल में गम है फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि कन्हैया जी के ज़िंदगी में शुरू से लास्ट तक देखो कितने गम है, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग मुस्कुराते रहो। देखो समस्याएं तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है। उन हिस्सों को आनंद लो, उन समस्याओं का आनंद लेते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। अगर जो उनसे तकल्लुफ़ लोगे तो ज़िंदगी रंगा हो जाएगी। 80 साल जीना है तो भैया 40 साल में निपट जाओगे। इसलिए मौज काटते हुए समस्याओं को झेलो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।